हेलो, वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूजीसी नेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। 90 डेज की स्ट्रैटेजी प्लान के साथ-साथ मैं 90 डेज प्रिपरेशंस भी आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 1 में सिर्फ कुछ क्लासेस नहीं, डे 1 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी मैथ्स का डीआई मैंने आपके साथ शेयर किया और अब मैं कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो आपका 2022 से लिए हुए कुछ क्वेश्चन है, कुछ 23 से। 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी में मैं आपके साथ कोई प्लान वगैरह शेयर फिलहाल नहीं करूँगी। मैं एग्ज़ैक्टली आपको उस ट्रैक पर ही डाल रही हूँ जहाँ आप तैयारी करोगे, ठीक है? क्योंकि ये एग्ज़ाम उतना आसान नहीं रहा। यहाँ आप साथ-साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ-साथ में समझेंगे और तैयारी भी साथ-साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कितना मतलब आपको इसका पैशन है 90% 80% या ठीक है चलेगा कर लेते हैं या फर्स्ट टर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ज़रूरत क्या है इतनी मेहनत करने की तो उसके हिसाब से यानी कि जितनी मेहनत करनी है वो आपको 90 डेज में ही करनी है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है जो आपको वीडियो पर नजर आ रहा है सबसे ऊपर। मैं क्लिक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये है आपका टेलीग्राम चैनल और दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई भी क्रैश कोर्स लेना है, कोई कोर्स है, कोई भी इंक्वायरी है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर ईमेल आईडी। इफ यू वांट टू सेंड एनी ईमेल और एनी इंक्वायरी थ्रू ईमेल तो आप ये वाला ईमेल ट्राई कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखिए 10 यूनिट में पहले क्या होता था, 10 यूनिट एक साथ ही आती थी यानी कि पहले रिसर्च फिर टीचिंग ऐसे ऐसे करके। बट अभी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ पेपर्स में मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन भी देखे हैं, यानी एक आध क्वेश्चन रिसर्च का, फिर उसके बाद टीचिंग का, फिर उसके बाद आईसीटी का, इस तरह से। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सोशल रिसर्च। देखो, रिसर्च के जो क्वेश्चंस है ना, रिसर्च आपकी बहुत टाइप्स की है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रही। यहाँ पूछा गया है आपसे कि वो एक्टिविटीज़ क्या है, जो आप एक्सपेरिमेंट करते समय, कोई आप सोशल रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना होता है मेनली, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े से वर्ड यूज़ करके इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया। अब देखो, सबसे पहले कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट। अगर मैं कोई रिसर्च करूँगी तो उसके आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए? कंट्रोल्ड रहना चाहिए। पूरा उसी हिसाब से रहना चाहिए कि मैं परफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है, तो मैं इसे टिक कर देती हूँ। अभी मैं कोई ऑप्शन पे नहीं जा रही, मैं सीधा पहले सेंटेंस ही पढ़ रही हूँ। पायलट टेस्ट, रिवाइज़ द टेस्ट। पायलट टेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट में ना छलांग मार के पहले थोड़ा सा एक छोटा टेस्ट करके देख लेती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि भाई ये बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगी तो पूरा एंटायर पॉपुलेशन पे करने के बजाय पहले मैं एक दो लोगों से पूछकर देख लेती हूँ, थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेती हूँ। तो पायलट टेस्ट इसी को कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये करके देखूंगी तो हो सकता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कामयाब रहे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम ना आए। एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट। अब ये जो वर्ड है, ये कन्फ्यूजन कहाँ देता है कि क्या सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हेन यू फील समवन पेन, ठीक है? जब आप किसी की प्रॉब्लम को उसकी पोज़ीशन पे रहकर समझते हो, ठीक है? तो वो एम्पैथी कहलाता है। और सिंपैथी होता है कि ओहो! यार बेचारा उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब आपको फ़ील तो हो रहा है, आपको उसके लिए दुःख हो रहा है लेकिन आप उसके दुःख में इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है? ये दोनों में फ़र्क होता है। तो एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट, ये आपके जो एक्सपेरिमेंट है ना उससे इसका लेना-देना बिल्कुल नहीं होता। आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में पार्टिसिपेंट क्या मतलब फ़ील कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें एम्पैथी का कोई नेसेसरी यहाँ पर एक्शन नहीं हो सकता। तो इसको हम कट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं प्रेज़िंग द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट। जब मैं एम्पैथी ही नहीं कर रहा यार, तो मैं उसकी अच्छी क्वालिटी को प्रेज़िंग करके क्या करूँगा? मेरा एक्सपेरिमेंट से इसका क्या लेना-देना है? ठीक है? मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ कि भई
ऐसा हुआ तो आप इस बारे में क्या बताएँगे? तो वो अपनी बातें बता रहा है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। हाँ, अपना-अपना सिचुएशन बता रहा है। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ का या एम्पैथी का दोनों का तो कोई सवाल नहीं है। तो ये दोनों कट हो गया। स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल। स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल का मतलब क्या है कि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे जो अ, लेवल्स हैं, वो किस लेवल पे होंगे? जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये टेस्ट करना है कि ज़्यादा जो मीठा है वो गुड़ में ज़्यादा मीठा है, गन्ने में ज़्यादा मीठा है, दोनों को खाने से क्या शुगर का बढ़ेगा, किसी का शुगर बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, लो होगा। तो इसके लिए मुझे सारे ये लेवल देखने पड़ेंगे कि मीठा खाने से पहले, जैसे चीनी खाने से पहले अगर मैं शुगर टेस्ट करके देखूँ और उसके बाद चीनी खिलाने के बाद मैं शुगर टेस्ट करूँ। ऐसे ही अगर गुड़ खिलाने से पहले। तो देखो कॉफ़ी वाला एग्ज़ाम्पल बड़ा पुराना हुआ। कॉफ़ी वाला एग्ज़ाम्पल हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के एग्ज़ाम्पल जहाँ पर आपको लेवल चेक करना है, तो स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल येस, ये बिल्कुल मुझे चाहिए, स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से 1, 2 और 5 ठीक है? ये होना चाहिए आपका। अब मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ रही हूँ, अभी तक ऑप्शन मैंने भी नहीं देखे। अच्छा, ए, बी ये एबीसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 के जगह यहाँ पर गलती से लिखे हुए हैं। ये है ए, बी, सी, डी, ई। तो हमारी तरफ से जो सही आंसर है वो ए, बी और ई। ठीक है, ये हमारा सही आंसर निकलेगा। हम आंसर में देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 येस। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो 4-5 ऑप्शन होने से भी घबराइएगा नहीं। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1-2 ऑप्शन तो खामखा दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे एक्स इज अ नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए कहाँ पहले रिसर्च के बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम आ गए। मूक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे यूजिंग द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, मूक जो है MOOC, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएँगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है? ये एक तरह का ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री और लो कॉस्ट में कोर्सेज़ करवाता है। तो आप जैसे कि समझ रहे हैं, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मूक प्लेटफ़ॉर्म के, जिसमें कोर्सरा है, एडिक्स है, उडमी है, फ्यूचर लर्न है और स्वयं है। ठीक है? ये सारे इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम्पल हैं मूक प्लेटफ़ॉर्म के, जो आपको याद होने ही चाहिए। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि आईआईटी मुंबई एक्स जो है, उसने एक नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है? अब ये एक्स की जगह आपको बताना है कि कौन-सा इसमें से प्रोग्राम है जो कि आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्ट किया है। ज़ूमला, स्काई, द्रुपल और ओपन एडेक्स, ठीक है? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत सिंपल है, इट्स नॉट वेरी टफ और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद होना ही चाहिए, ठीक है? ओपन एडेक्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ओपन एडेक्स, ठीक है? ओपन एडेक्स एक ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है जो लगभग अ, फर्स्ट फर्स्ट जून ही है आई थिंक, हाँ, फर्स्ट जून ही है, इसकी डेट एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। 2013 को स्टार्ट किया था। इसका नाम रख दिया गया था ओपनएट और ये क्या था कि आप कोई भी सोर्स कोड सर्च कर यहाँ पर अपना कुछ भी नॉलेजेबल अपना इनसाइट चेक कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आईआईटी बॉम्बे ने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर एप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वीडियोस फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट? एफएलए, एमपीएस, डब्ल्यूएमए, एआईएफ। देखिए फिर से मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो पैटर्न यही रहने वाले हैं, बहुत ध्यान से करिए। क्वेश्चन एक बार मैं स्क्रीन पर आपके सामने ले आती हूँ। यस, ये है क्वेश्चन, ठीक है? So which of the following file formats are appropriate for distributing video files across the internet? So this is simple I guess. अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आसान है, बट अगर कोई कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता तो ये क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए टफ हो जाए। तो यहाँ पूछा गया है वह कौन से फॉर्मेट्स है जो कि वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स के लिए, जो इंटरनेट में आप अगर आप वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए काम आता है। एफएलए जो है उसका मतलब क्या होता है? एफएलए एक इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है जो एडोब एनिमेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो यस दिस इज़ फॉर वीडियो, ठीक है?
एमपीएस क्या होता है? एमपीएस अगर आप ध्यान दें तो एमपीएस को आपने यूज़ किया हुआ है पहले, बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पर आप एमपीएस को टिक नहीं करेंगे फिलहाल, तो धीरे-धीरे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे समझ के कि अगर हमें क्वेश्चन ना आता हो तो क्या होगा? अब यहीं पर अगर मैं डब्ल्यूएमए की बात करूँ, तो डब्ल्यूएमए क्या होता है? ये विंडोज़ मीडिया ऑडियो होता है, ऑडियो, ठीक है? जहाँ पर बात ऑडियो की हो गई तो मुझसे तो वीडियो पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एआईएफ। एआईएफ क्या है? ये ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है, ठीक है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, तो ये भी बिल्कुल वीडियो से इसका भी कोई लेना-देना नहीं है। एवीआई की बात करूँ तो ये है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव ये मल्टीमीडिया है और ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूज़ करते हैं आप। तो एफएलए और एवीआई यानी कि आपका ए एंड ई, ए एंड ई आपका सही आंसर होना चाहिए और वो है आपका नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो ए एंड ई हो जाएगा। ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? और इस बार मैं आपको एक बात बताऊँ, हम तो ये अभी 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, 24 का भी मैंने आपका पेपर सॉल्व किया है, आपके साथ शेयर भी किया है। आपने देखा होगा, मेरा जो अगर पेपर एनालिसिस वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, इस बार का पेपर जो था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत सारे चेंज होकर आए हैं। तो एकदम ध्यान से समझिए और करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स, यहाँ ये आसान है। 2022 का क्वेश्चन आसान है कि लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट जो होता है उसमें टीचर्स क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। अगर लर्नर सेंटर की बात हो रही है, ठीक है? टीचर सेंटर्ड का क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर टीचर को ही सेंटर में रखकर हर बात होगी। लर्नर सेंटर का है तो फिर यानी कि बच्चे को सेंटर में रख के, स्टूडेंट को सेंटर में रखकर उसके प्रॉफिट के लिए सारी बातें होंगी। बस यही कुल मिला के बात आपको याद रखनी है। पहले नंबर पे पूछा गया है रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। पॉजिटिव लग रहा है बिल्कुल। अगर मैं ये समझूं कि सारे लर्नर्स जो होते हैं यूनिक होते हैं। डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। आप स्ट्रक्चर और डायरेक्शन ना प्रोवाइड कराएं। मेक डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हाट लर्नर विल लर्न। आप ये निश्चय एकदम मतलब डिसीजन लें कि भाई कैसे सीखेगा, क्या सीखेगा। डू नॉट फैसिलिटेट लर्नर्स डिसीजन मेकिंग। किसी भी तरह से लर्नर डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट ना करो। अब चलो मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट हो, इस क्वेश्चन को इस तरह से कैसे किया जाएगा, तो आप यहाँ सिंपल देखो, ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर यही चीज एकदम पॉजिटिव है, इन अ लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स। अब ये एक पॉजिटिव थ्योरी है। डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, बिल्कुल ये गलत है। अरे डायरेक्शंस तो देंगे ही हम, स्टूडेंट को तो डायरेक्शंस नहीं देंगे, बताएंगे नहीं, तो वो इस चीज को समझेगा कैसे? मेक डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हाट लर्न। आप डिसीजन लोगे कि बच्चे क्या सीखेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो ये तो फिर टीचिंग सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है? डू नॉट फैसिलिटेट लर्न्स डिसीजन में लर्नर्स डिसीजन मेकिंग। हम इस चीज का ध्यान न रखें कि स्टूडेंट अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग पावर बना सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट आंसर आ जाएगा कि लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट जो होती है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, जो भी वो सीख रहे हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिकली कुछ सीख के निकले, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन का है। मास कम्युनिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता क्या है? आखिर ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक बहुत बड़े ग्रुप से। ऐसा कैसे होता है? आप टीवी में देखिए, न्यूज़ देखते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन ही तो है। रेडियो में न्यूज़ सुन रहे हैं, मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन है। तो इस तरह मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप किसी भी न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक बड़े ग्रुप तक पहुँचाते हैं, एक मीडिया के ज़रिए, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर ये मुझसे कहा जा रहा है कि अब बताइए मास कम्युनिकेशन में इनमें से कौन-सा है जो सही है? तो मैसेज आर प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नॉन प्रोफेशनल आपका जो मैसेज है वो मास कम्युनिकेशन के लिए बनाएँगे? तो ये तो नहीं हो सकता। और हमसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन।
तो जो नहीं हो सकता, उसे हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। पहला नंबर तो कट हो गया, ठीक है। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल, बिल्कुल, मैसेज जो है वो प्रोफेशनल के द्वारा ही बनता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बी बिल्कुल ठीक है। मैसेजेस आर रैपिडली डिसेमिनेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेमिनेटेड? मतलब किसी को बिल्कुल खत्म कर देना या बहुत ज़्यादा किसी को डैमेज पहुँचाना? तो ये कैसे होगा? क्या मैसेज बहुत रैपिडली डिसेमिनेट हो जाता है? बहुत जल्दी अ, किसी को खत्म कर सकता है या फैल सकता है या कुछ भी आप कर सकते हैं? क्या नुकसान पहुँचा सकता है? तो डेसिमिनेट का मतलब होता है किसी बहुत बड़े नंबर्स को कम करना, ठीक है? हिंदी में कहें तो किसी को खत्म ही कर देना। तो ये तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपका सी भी नहीं होगा। उसके बाद आपका है मैसेजेस आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मीडिया ऑडियंस आर होमोजीनियस, नो, नॉट होमोजीनियस बट हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सिर्फ परफेक्ट किसी एक ग्रुप के लिए मैसेज दिया जा रहा है या फिर टारगेटेड कोई ऑडियंस है उसको बताया जा रहा है, तो वो मास कम्युनिकेशन कैसे होगा? ठीक है? तो मीडिया जो होता है वो हेटेरोजेनियस होता है, नहीं होता है आपका होमोजेनियस। अब यहाँ पे पूछा गया है इसमें से सही क्या है? तो बी सही है और डी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है? इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर था नॉट ट्रू, बट बाद में इसको ड्रॉप किया गया क्वेश्चन को, क्लेरिफाई किया गया कि क्या कन्फ्यूजन था। तो अगर बोला जाएगा सही क्या होगा तो बी और डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है? सी सही नहीं हो सकता, रैपिडली डिसेमिनेटेड तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बी और डी बिल्कुल सही आंसर हो सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा।